हेलो गाइस, फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 8 परीक्षा वाणी का। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 7 तक का कंप्लीट कर लिया है और बहुत बढ़िया तरह से आपको समझा रखा है। तो आज चैप्टर नंबर 8 है, इसको भी हम देखेंगे वन लाइनर टू वन लाइनर समझ रहे हैं, जिससे क्या होगा आपको भी आसानी होगी पढ़ने में और हमें भी आसानी हो जाती है। हैं और जिन लोगों ने अभी वीडियो नहीं देखी है पहले ही, जो 6 से 7 इसके 7 चैप्टर तक हो गए, वो देखिए, फिर इसके बाद यहाँ आइए। तो सबसे पहले बात करते, देखो आपसे जो जो क्वेश्चन मेन पूछा जाएगा वही बताया जाएगा, फालतू यहाँ पर पढ़ना है नहीं हम लोग को आप भी। सबसे पहले देखो, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है। अब ये चीज़ पूछी थोड़ी ना जाती है, कभी नहीं पूछी जाएगी। जो विक्षेपित एवं अपक्षयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के विलयन से निर्मित पदार्थ परिवर्तन मिश्रण परिवर्तनशील है से विच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है और पृथ्वी को जला एक पतले आवरण के रूप में ढके रहती है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वो देखेंगे। मृदा में कभी ये पूछ सकता है कि मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल एवं वायु के अलावा कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब ये क्या पूछ लेगा, ये तो भैया हर किसी बच्चे को पता है, ये तो भाई हर किसी को पता ही नहीं पता है। उसके बाद क्या देखो, विभिन्न जगह की मृदा में इन पदार्थों के अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं। देखो हर जगह मृदा का अनुपात भिन्न भिन्न होगा, वही चीज़ें कह रहे हैं। ठीक है, इन्हीं भिन्नताओं के कारण या आधार पर किसने, ये पूछ लो, ये होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसको आप कर लो ठीक है से, ठीक है। किसको, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये पूछ सकता है कि देश की जो संपूर्ण मृदा है इसको कितने भागों में बांटा गया है। किसने, कभी कभार तो पूछा देश के जो मिट्टी है उसको कितने भागों में बांटा गया, 8। कौन बांटता है, तो भैया हमें मिट्टी से क्या करते हैं, कृषि करते हैं, तो कृषि हो गया। तो कौन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। उसके बाद क्या कह रहा हूँ, देखो 8 भाग देखते कौन कौन से हैं। सबसे पहले जलोढ़ हर किसी को पता है, लाल मिट्टी हर किसी को पता है, काली मिट्टी हर किसी को पता है, मरुस्थली हर किसी को पता है, पर्वतीय भैया ये भी पता ही है, दलदली ऑब्वियसली ये भी पता ही होगी, और बास लवणी एवं क्षारी ये भी सबको पता है। बस इसमें एक लैटराइट कन्फ्यूजन करता है, तो लैटराइट लास्ट में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जलोढ़, फिर काली, फिर लाल, ठीक है, फिर आता है लैटराइट, चलो अब तो पढ़ ले। फिर मरुस्थली आता है, मरुस्थली पर्वतीय, मरुस्थल फिर पर्वतीय आएगा। तो पर्वतीय जो है उत्तराखंड को पर्वतीय भाग उसमें जाना जाता है ना, पर्वतीय मृदा के रूप में। ठीक है, देखना भी आगे आएगा। पर्वतीय हो गया, फिर कौन सी है, फिर है अब दलदली भी है। ठीक है, दलदली मिट्टी भी है, इसका दूसरा नाम पीठ है। ठीक है, पीठ हो गया। तो और तथा लास्ट लवणी और क्षारीय मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, 8 के 8 याद हो गए, नहीं हो गए, दोबारा से एक बार देखते। पहले जलोढ़ है, फिर काली है, फिर लाल हो गई, उसके बाद लैटराइट मतलब लेफ्ट राइट वाला सोच लो, लैटराइट, मरुस्थली, पर्वतीय, फिर उसके बाद आता है दलदली को दूसरा नाम क्या कहते हैं, पीठ कहते हैं, लास्ट क्षारी और लवणी हो गया। 8 प्रकार के हो गए, किसके द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 8 भागों में मिट्टी को बांटा गया। ठीक है, अब उत्तराखंड जो क्षेत्र है इसको किस मृदा के उसमें रखते हैं, तो उत्तराखंड की मृदा पर्वतीय या वनीय मृदा है। ठीक है, देखो सीधी बात है, जो उत्तराखंड की मिट्टी कैसी है, पर्वतीय और वनीय। यहाँ ज़्यादा वन है ना, इस चेक समझ में आ रहा है, तो वनीय हो गया और पर्वतीय हो गया। ठीक हो गया, ज़्यादा क्या उत्तराखंड में पर्वतीय है, बस पर्वतीय समझ लो। इस मृदा में चूने व फास्फोरस की कमी पाई। देखो पर्वतीय जो है ना हमारे यहाँ पे क्या किसकी कमी पाई जाती है, पूछा जाता है कई बार कि जो हमारा उत्तराखंड है यहाँ पर जो पर्वतीय मृदा है इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है, या सीधे आएगा पर्वतीय मृदा में किस चीज़ की कमी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, पहली बात तो पर्वत में, ठीक है, पर्वतीय ना, तो क्या होगा, चूना है और एक फास्फोरस। ठीक है, तो क्या होगा, चूना है और फास्फोरस। ठीक है, चूना और फास्फोरस, 2 चीज़ों की। अब लेकिन अधिकता किसकी पाई जाती है, बताओ, अधिकता किसकी पाई जाएगी, अधिकता पाई जाएगी जीवाश्म की, क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है। पर्वत में क्या होगा, ठंडा इलाका, ठंडे इलाकों में कोई भी आदमी दब जाएगा, पर्वत कुछ भी चीज़ आखिर दब जाती है तो उसका क्या होगा, जीवाश्म जब मिल सकता है ना, कभी भी मिल सकता है। तो याद रखना, पहली बात तो पर्वतीय है। ठीक हो गया, पर्वतीय क्षेत्र में, और उसके बाद पर्वतीय है या वनीय है क्षेत्र। ठीक है, वनीय मृदा है। ठीक है, और इसमें क्या किसकी कमी पाई जाती है, देखो ऐसा नहीं कि बिल्कुल होता ही नहीं, होता है, मतलब कम, उसमें कम पाया जाता है। ठीक है, वो क्या चीज़ है वो समझ में आना चाहिए। तो वो है आपका, एक तो आपका चूना हो गया, ठीक है, और दूसरा फास्फोरस। ठीक है, ये 2 हो गई, और अधिकता पाई जाती है जीवाश्म की। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो, उपयुक्त विभिन्न विभाजन संपूर्ण देश के संदर्भ में एक सामान्य विभाजन है। धरातलीय एवं जलवायु संबंधित भिन्नता के कारण राज्य में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, जिसमें
से इस प्रकार की हैं। ठीक है, अब जो धरातल और क्या कह रहा हूँ मैं, जलवायु संबंधित भिन्नता के कारण राज्य में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, वो मृदाओं के बारे में देखते हैं। पहला तराई मृदा। ठीक है, राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में दो जगह याद है, तराई के लिए याद रखना, देहरादून हो गया और उधम सिंह नगर। ठीक है, तो दक्षिणी भाग देहरादून, ठीक है, देहरादून हो गया और एक हो गया उधम सिंह नगर। ठीक है, ये दोनों क्या आते हैं, तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे क्या है, मुहिम कणों से मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो तराई क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ हम रहते हैं। तो उधम सिंह नगर और क्या है, देहरादून। ठीक है, तो याद रखना तराई की मिट्टी कहाँ, उधम सिंह नगर और देहरादून, उधम सिंह। ठीक है, महिम कणों से निक्षेप से निर्मित तराई मृदा होती है, कोई मतलब नहीं इसमें। अब इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें यह सबसे पहली बात तो राज्य में अन्य मिट्टी की अपेक्षा यह अधिक परिपक्व होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आता है पेपर में कि भाई एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी मिट्टी, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक परिपक्व है, तो आपको उस टाइम पे बताना पड़ेगा कि कौन सी तराई मिट्टी सबसे अधिक परिपक्व है। ठीक है, तो वही चीज़ है, सबसे अधिक परिपक्व है। और इसमें सबसे अधिक कमी किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी वाली मिट्टी है। तो याद रखना, जब भी तराई की बात करेंगे तो याद रखना NP, जब तराई की बात आएगी तो याद रखना N और P। ठीक है, N है नैनीताल, P से पौड़ी। ठीक है, समझ में आया, नैनीताल और समझ में आया। जब तराई की बात आएगी तो बगल में घूमो कहाँ, नैनीताल और पौड़ी। ठीक है, तो याद रखना NP, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, इसकी क्या होती है, कमी इसमें पाई जाती है। यहाँ मिट्टी समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र में गन्ने एवं धान की पैदावार अच्छी होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ अब आई है, अभी देखो। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि किस क्षेत्र में धान की और गन्ने की पैदावार सबसे अच्छी होती है, तो सीधी बात है भैया, तराई क्षेत्र में होती है ना, धान और गन्ने की सबसे अधिक क्या कहते हैं उसको, पैदावार तराई क्षेत्र में होती है। बस इतना ही तो आपको देखना है। तो इस क्षेत्र में गन्ने एवं धान की पैदावार बहुत अच्छी होती है। भाबर मृदा, तो भाबर क्या होती है, तराई के उत्तर में। भाबर के बहुत ईजी मैं बताता हूँ, एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे। ठीक है, तो तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में स्थित है यह मृदा पाई जाती है। इतना याद रखना, ये पहले भी आपको पढ़ा रखा, तो आप लोग वहाँ से लिंक कर सकते हो जो मेरे साथ पहले से कनेक्ट है। ठीक है, मेरे साथ कनेक्ट है वो तो जानते हैं ना भाई ये चीज़ें। तो जब भी हम किसकी बात करते हैं, भाबर, तो भाबर की बात करेंगे तो मैंने कहा था इसमें दो चीज़, एक तराई होता है और एक क्या होता है, शिवालिक। तो याद रखना, मैंने कहा था तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में स्थित होगी। ठीक है, यह मुख्य मृदा पाई जाती है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो होती है, ये जो हिमालय नदियाँ होती है, वहाँ से क्या होती है, बहुत सारे मतलब जो वहाँ से तैरते तैरते बनती है ना, जो भी आती है निक्षेप मतलब अलग अलग होके, तो हिमालय की नदियों, हिमालय से निकल कर निष्पेक्ष होते हुए यह क्या होती है, इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, पूछा जाता है। तो कभी कंकड़, पत्थर तथा बालू, मोटे बालुओं से निर्मित होती है। अब जब बालू की बात आ जाएगा तो बालू समझ में आना चाहिए कि यह जो होती है, यह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ख़त्म। जब भी बालू की बात आ जाए तो यह मृदा क्या होती है, कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। तो दूसरी क्या है, भाबर मिट्टी कैसी होती है, छिलछिली मिट्टी भी होती है। ठीक है, तो याद है छिलछिली मिट्टी, तो छिलछिली कहाँ से होगा, कुछ नहीं। तो भाबर मृदा की बात करते हैं, तो भाबर मृदा दो चीज़ों से याद करना, तराई और शिवालिक। तराई के उत्तर में, शिवालिक के दक्षिण में यह मृदा पाई जाती है। यह हिमालय की हिमालय से जो नदियाँ होती हैं उनसे आकर मतलब उनसे बनी होती है। और ये इनमें क्या पाया जाता है, कंकड़। सीधी बात है, इसमें जैसे बोलोगे मोटे बालू, तो समझ जाना कि ये भूमि के लिए क्या होती है, अनुप्रयुक्त होती है। क्वेश्चन आता है कि भूमि के लिए अनुप्रयुक्त मृदा कौन सी होती है, तो सीधी बात है भाबर वाली। ठीक हो गया। अब देखो इसको छिलछिली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि यह मृदा कृषि के लिए अनुप्रयुक्त होती है। ख़त्म। फिर आता है चारागाही मृदा। अब चारागाही मतलब चरागाह देखते हैं। तो ऐसी मृदा निचले भागों में जलधाराओं के निकट, नदियों एवं अन्य जलधाराओं के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते। अब चरागाही देखो, चरागाह कहाँ जाएंगे, उनको दोनों तरफ से फायदा हो, मतलब या तो बगल में नदी होगी तो क्या होगा, या और घास होगी, तो जानवर क्या होंगे, घास खाएंगे, फिर नदी जाएंगे और सीधे घर चले जाएंगे। अब अगर क्या होता है, नदी यहाँ है और चरागाह के लिए जो मतलब घास है वो बहुत दूर है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो घर जाएगा डायरेक्ट,
ठीक है, या फिर उनको गांव से जो अपने गाय बकरियां जो भी है उनको लेके आएगा और उनको वहाँ चराएगा, उसके बाद फिर वहाँ पानी पिलाने इतनी दूर जाएगा। तो इसलिए समझ में आना चाहिए, जब भी चरागाही आएगी तो याद रखना जल धाराओं के निकट, नदियों या अन्य प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों पर, ठीक है, उनके तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, इतना समझना, ठीक है सर। इस प्रकार 5 भागों में व्यक्त करेगी, किसको, याद रखना चरागाही मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, 5। तो देखते हैं, मटियार दोमट, ठीक है, क्या है, मटियार दोमट, क्या है, एक है मटियार दोमट, फिर आता अत्यधिक चूनेदार दोमट, कम चूनेदार दोमट, गैर चूनेदार दोमट, बलुई दोमट। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया देखो, ये थोड़ा ना पूछा जाएगा कि भैया मटियार दोमट, मतलब ये थोड़ा बहुत चारागाही मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, उनके नाम बताओ, ये तो नहीं पूछा जाएगा ना। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, चारागाह मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, 5, और 5 में से चारागाह मिट्टी के जो 5 भाग है उनमें से ये दे दिए जाएंगे 4, 3 दे देगा, एक अलग दे देगा। तो आपको उस टाइम पे याद रखना पड़ेगा, अच्छा ये तो इसमें है ही। तो सबसे पहले दोमट याद रखना, तो क्या है, मटियार दोमट, फिर चूने से संबंधित अत्यधिक चूनेदार दोमट, फिर है निम्न कम चूनेदार दोमट, गैर चूनेदार दोमट और बुलई दोमट। कुछ नहीं करनी, दोमट याद रखो, पहले मटियार, दूसरा है कम चूनेदार दोमट, फिर उसके बाद है पहले अत्यधिक चूनेदार दोमट, फिर है आपका कम चूनेदार दोमट, गैर चूनेदार दोमट और लास्ट है बुलई दोमट। खत्म हो गया, बिल्कुल सर। अगर पूछा जाए मटियार दोमट क्या होता है, भूरा रंग, नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की अधिक एवं चूना कम। मटियार में चूना कम, भूरा रंग, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाती है। समझ में आया, चारागाह मिट्टी 5 भागों में बांटेंगे, मटियार दोमट हो गया, और कम चूनेदार, अत्यधिक चूनेदार दोमट और कम चूनेदार दोमट, और उसके बाद गैर चूनेदार दोमट, उसके बाद बलुई दोमट। खत्म। टर्शरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटी में पाई जाती है, बस याद रखना। टर्शियरी मिट्टी, इसकी बात करेंगे तो टर्शियरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, 2 चीज़, एक शिवालिक में पाई जाती है और देहरादून में पाई जाती है, दून घाटियों में। तो ये शिवालिक की पहाड़ियों में और दून घाटी में पाई जाती है कौन सी मिट्टी, टर्शियरी मिट्टी, ठीक है, जो हल्की बलुई एवं छिद्रमय अर्थात आर्द्रता को कम धारण करती है। मतलब क्वेश्चन इस लेवल के बनाए जा रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अब क्या क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे 4 आपको ऑप्शन देता है, 4 में से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कम बताइए, आर्द्रता को कम ग्रहण या धारण करने वाली मिट्टी कौन सी। क्वेश्चन क्या है, आर्द्रता को कम धारण करने वाली मिट्टी कौन, कहाँ पता किसी को, ढंग से पढ़ोगे नहीं तो यही चीज़ है। तो याद रखना कौन सी, वो है आपकी टर्शियरी मिट्टी, ठीक है, ये चीज़ है। इनमें वनस्पति एवं जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि जो टर्शियरी, मतलब 4 ऑप्शन देगा, किस में वनस्पति एवं जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है, कौन कौन सी है। एक आपकी वनस्पति एवं जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है टर्शियरी में, ठीक है, याद रखना। लेकिन दून घाटी के मिट्टी में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वनस्पति में अंश की अधिकता। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या इसमें से, जो है टर्शियरी में से पूछा जाता है। पहली बात तो ये कहाँ पाया जाता है, शिवालिक की पहाड़ियों और दून घाटी में पाया जाता है, ठीक है। इसमें वनस्पति एवं जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, वनस्पति एवं जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है। किसमें, जैव पदार्थ और वनस्पति की मात्रा कम होती है। तो याद रखना क्वेश्चन टर्शियरी। समझ में आया, बिल्कुल सर। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैंने क्या कहा था कि आर्द्रता को कम धारण करने वाली मिट्टी कौन सी होती है, वो भी टर्शियरी होती है। अब उसके बाद क्या है, क्वार्ट्ज मिट्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है, ठीक है। 2 है, एक क्वार्ट्ज और ज्वालामुखी। ये दोनों जो है, देखो क्वार्ट्ज है मिट्टी और ज्वालामुखी, दोनों के दोनों भीमताल से पाई जाती है। भीमताल कहाँ है, नैनीताल में स्थित है। लेकिन दोनों में से क्या फ़र्क है, अभी देखो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है, एक उपजाऊ है एक अनुपजाऊ है। अब देखो तो कौन सी मिट्टी आपके ख्याल से, मतलब तुक्का बिड़ाओ कि ज्वालामुखी उपजाऊ होगी या क्वार्ट्ज वाली उपजाऊ होगी, तो बदल दिए बताओ, कमेंट करना। तो समझ गए होगा कौन सी होगी भाई, जो उपजाऊ होगी ज्वालामुखी मिट्टी। तो याद रखना, ज्वालामुखी मिट्टी क्या होती है, ये कृषि के लिए उपयुक्त होती है, जबकि ये क्या होती है, कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। भाई इतना ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, क्वार्ट्ज मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो भीमताल का नैनीताल में पाया जाता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है,
यह मिट्टी हल्की एवं अनुपयुक्त मिट्टी है, जबकि ये क्या है, ये भी नैनीताल क्षेत्र में, भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों के विलगन से, मतलब वो तो पता ही, ज्वालामुखी का जो मिट्टी होती है किससे होती है, आग्नेय चट्टान के आग्नेय चट्टान विविरण से, विदिरण होने से निर्मित होती है। ये हल्की एवं बली होती है, ठीक है। तो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। दो ही चीज़ें इसमें से पूछ जाती है, कौन सी उपजाऊ और कौन सी उपजाऊ नहीं है। तो टर्सरी उपजाऊ नहीं है, जबकि सॉरी क्वार्ट्ज उपजाऊ नहीं है, ज्वालामुखी उपजाऊ, ठीक है। दोमट, भैया दोमट बहुत ईजी। दोमट क्या होती है, शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों तथा दून पहाड़ी में सहज में ही उपलब्ध इस मिट्टी में हल्का चिकनापन के साथ चूना, लोहा और जैव, मतलब ये दोमट कहाँ पाई जाती है इतना पूछ लेगा तो शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों में। और दूसरा दून घाटी में पाया। इसमें क्या होता है, चिकनापन होता है। अभी देखा मैंने, केवल एक ही मिट्टी तुमने देखी जिसके अंदर चिकनापन है, वो कौन सी, दोमट मिट्टी, ठीक है, बिल्कुल सर। इसमें क्या क्या पाया जाता है, चूना, लौह और जैव पदार्थ। इंपॉर्टेंट, लोहा किस में पाया जाता है, दोमट में पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। भूरी, लाल, पीली मिट्टी, क्या लिखा है, भूरी हो गई, लाल, पीली मिट्टी, ठीक है। भूरी, लाल, पीली मिट्टी कहाँ है, नैनीताल, मसूरी, चकरौता के पास निकट चूने एवं बलुआ पत्थर, शैल तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित यह मृदा पाई जाती है। कुछ नहीं है, भूरी मिट्टी, भूरी, लाल, पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना 3 जगह, नैनीताल, मसूरी, चकराता होगा है, तो ठीक है, नैनीताल, मसूरी, चकराता, यहाँ पे पाई जाती है। इसमें से और कोई इंपॉर्टेंट नहीं। लाल मिट्टी पूछेंगे, तो लाल मिट्टी देखो, दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, शिवालिक पहाड़ों के निचले ढालों में, ठीक है। लाल मिट्टी क्या है, पहाड़ों की ढालों या पर्वतों के किनारे पाई जाती है, ठीक है। क्या कहा मैंने, वो शिवालिक मिट्टी शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढाल में पाई जाती है। ये क्या है, ये पहाड़ियों के ढालों पर पाई जाती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। लाल मिट्टी क्या है, पहाड़ों की ढालों पर पाई जाती है। देखो दोमट इसलिए नहीं कर पाए, वहाँ शिवालिक की बात आई, यहाँ पर लाल मिट्टी जो है हमारे पहाड़ों में मिल सकती है, तो वहाँ शिवालिक नहीं होता है, तो इसलिए पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों की ढालों या पर्वतों के किनारे पाई जाती है, ठीक है, पर्वतों के किनारे पाई जाती है। आजकल भी हमारे गाँव में जब ना पुताई होती है तो वो भी लाल मिट्टी से होती है, समझ में आया, वही चीज़ है। वन की भूरी मिट्टी, यह मिट्टी उत्तराखंड के अधिकांश वनी भागों में पाई जाती है। हाँ ऑब्वियसली बात, इसमें जैव तत्व की अधिकता तथा चूना व फास्फोरस की कमी होती है, वही है। चूना और फास्फोरस की कमी कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, जल्दी बताओ। पर्वतीय मिट्टी में पाई जाती है ना, बिल्कुल वही चीज़ है, तो वही है वन की भूमि मिट्टी। तो वन की भूमि तो पर्वतीय या वनीय मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अधिकतर जैव की और किसकी पाई जाती है, चूना व फास्फोरस की मिट्टी, ठीक है, वही चीज़ समझा रहा हूँ, ये समझ में आना चाहिए आप लोग को, ऐसे भूलना नहीं भाई। अब उसके बाद क्या है, देखो भस्मी मिट्टी, यह मिट्टी कम ढालों स्थानों, पर्वत श्रेणी के अंचलों तथा उप उष्ण देशीय या शीतोष्ण संभगों, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसी कौन सी मिट्टी है, क्या आएगा, ऐसी कौन सी मिट्टी है जो, ऐसी कौन सी मिट्टी है, क्या कहा, ऐसी कौन सी मिट्टी है जो देशीय, उप उष्ण देशीय और समशीतोष्ण, मतलब गर्म और ठंडे में पाई जाती है। तो कौन सी, भस्म, तो भस्म कर दूंगा तुम्हें मैं, ऐसा वाला, ठीक है। उच्च पर्वतीय छिलछिली मिट्टी बता रखा है, यह वर्षा मृदा कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों पर। देखो जब भी छिलछिली की बात आएगी, छिलछिली का मतलब याद है ना, छीछी कहते हो ना, छीछी कब है, बारिश के टाइम के, जब क्योंकि कीचड़ होता है, तो वहाँ से आप लिंक कर सकते हो कि जब भी कम वर्षा वाली बात आएगी तो छीछी होता है। छिलछिली क्या होती है, कम वर्षा वाली होता है, ठीक है, वाले उच्च पहाड़ी भागों में पाया जाता है। अधिक शुष्क वनस्पतियों के अभाव के कारण बिल्कुल अपरियुक्ता होती है, ठीक है। अब आता है दो चीज़ें, एक आता है परिपक्व, वो कौन है, तराई। अपरिपक्व कौन से है, छिलछिली मिट्टी, ठीक है। छिलछिली मिट्टी क्या होती है, अपरिपक्व। अब उच्च मैदान मृदा, ये क्या है, यह मृदा 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, उच्च मैदानी मृदा, ये कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आता है। तो 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। शुष्क जलवायु, वायु अपक्षय और तथा हिमानी
अपरदन के प्रभाव के कारण इन मिट्टियों में प्राय नमी की कमी होती है। ठीक है, वो नमी कहाँ नहीं होगी, ऊंचाई पर नहीं होगी ना नमी, नमी नीचे साइड होती तो 4000 से ऊपर वो कैसे नमी होगी भाई, तो उच्च मैदानी मृदा वही होती है। यह हल्की क्षारीय तथा कार्बनिक पदार्थों के उच्च मात्रा से युक्त होती है, चट्टानी टुकड़ों तथा अन्य प्रदूषित पदार्थों से मिश्रित हो, कोई दिक्कत, इसे अल्पाइन चारागाह मृदा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो जो ऊपर साइड होगा तो वहाँ पे खाली घास के मैदान होंगे, तो इसीलिए क्या कहेंगे, अल्पाइन चारागाह मिट्टी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उच्च मैदानी मृदा। कितने से होती है, 4000 से ऊपर ये होती है। ठीक है, उच्च मृदा, उच्च मैदानी मृदा। ठीक है, फिर क्या आता है आपसे, उप पर्वतीय मृदा। उप पर्वतीय मतलब पर्वत से भी ऊपर की बात, घास के मैदानों से निचले भागों में जो देवदार, सुप्रस, ब्लू पाइन आदि के वन पाए जाते हैं, ऐसी मृदा पाई जाती है। अच्छा, इनमें जीवाश्म में अधिकता होती है। ठीक है, इस मृदा की ऊपरी परत रेतीली और संगठित होती है, जबकि निचली परत असंगठित होती है, इसका रंग लाल और भूरा अथवा पीला होता है। वर्षा की अधिकता के कारण यह आर्द्रता अधिक होती है। देखो, उच्च की बात करेंगे, कर दी 4000 है। उससे नीचे की बात करें तो 4000 से नीचे जहाँ पर क्या होते हैं, देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन, उसके क्या वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है, इसका रंग लाल भूरा पीला होता है, इसकी जो ऊपरी होती है सतह वो रेतीली जबकि और संगठित होती है, जबकि निचली सतह असंगठित होती है, इसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया कुछ। देखो, उसके बाद क्या, कृषि की बात करते हैं। किसकी, जो कृषि यहाँ उत्तराखंड में चलती, कौन सी है, उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य, आपको इतना पता है बिल्कुल। यहाँ की 69.77% आबादी गाँव में निवास, मतलब 69.77% जो आबादी वो गाँव में निवास करती है उत्तराखंड। ऑब्वियसली बात है, पूरा उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो कितने 69.77% गाँव है, जो प्राथमिक क्षेत्र कृषि, जड़ी बूटी, वनों आदि पर नियोजित इन्हीं पर आधारित होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है राज्य में भू सुधार एवं भू प्रबंधन, मतलब जो भूमि को लेकर सुधार हुए वो किसने करा, कब करा, ये इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ब्रिटिश काल से पूर्व राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए वे सभी मनुस्मृति पर आधारित है। मतलब ये इंपॉर्टेंट रखिए कि ब्रिटिश काल से पूर्व जितने भी राज्य में भूमि के बंदोबस्त करे गए थे वो मनुस्मृति में क्या थे, उस पर आधारित थे। ठीक है, तो मनुस्मृति में आधारित थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूमि सुधार अभी तक टोटल कितने कर दिए गए हैं ब्रिटिश काल से लेके, टोटल 12 करे थे, जिसमें से 11 जो था ब्रिटिश काल तक किए, 11वां लास्ट ब्रिटिश काल में, और जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद एक करा था हम लोगों ने, जब 12वां जो था हम लोगों ने करा था। ठीक है, गढ़वाल मंडल में हुआ था 12वां। सबसे पहले देखते हैं, अंग्रेजों से ठीक पूर्व 1812 में गोरखा काल में भी भूमि बंदोबस्त करा गया। इंपॉर्टेंट है, गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त कब करा गया, ये डेट याद करनी है। क्या कहा मैंने, गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त कब करा गया, डेट याद रखनी है, 1812। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त दिमाग में छाप के रखो, 1815। ठीक है, 1815, तो अंग्रेजों से ठीक पूर्व गोरखा काल में 1812 में, और तीन साल बाद 1815 और 16 में क्या हुआ था, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। तब से लेकर राज्य में अभी तक कुल 12 भूमि बंदोबस्त हो गए। समझ में आया। ठीक है, गोरखा काल 1812, और उसके बाद पूछा जाएगा ब्रिटिश काल में 1815 और 16 में। ठीक है, अब अगर पूछा जाए सबसे पहला किसने करा, तो 1815 की बात है, गार्डनर ने किसका, कुमाऊं में करा था। ठीक है, तो 1815 में किसने, गार्डनर ने करा, कहाँ करा, कुमाऊं में करा। ठीक है, गार्डनर ने कब करा, 1815 में, कहाँ करा, कुमाऊं में करा। और उसके 1816 में बात करते हैं तो गढ़वाल में करा, गढ़वाल में किसने करा, टैल ने। ठीक है, तो याद रखना, गार्डनर ने कब करा, 1815 में, और टैल ने कब करा, 1816 में करा, वो भी गढ़वाल में करा। ठीक है, अभी तक का भू राजस्व के मत
में 85.15 रुपये तय किए गए थे। उस टाइम की बात है 1815-1816, 85.195, मतलब ये पूछा नहीं जाता, बस आपसे ये पूछा जाएगा सबसे पहले जो भूमि बंदोबस्त किसने करा, तो ईड गार्डनर ने करा। कहाँ करा था भूमि बंदोबस्त गार्डनर ने, तो वो कुमाऊं में करा था 1815 में। 1816 में ट्रेल ने करा, वो कहाँ कर रखा था, है ट्रेल वाला स्टेल समझ लो, उसने करा गढ़वाल में। समझ में आया। अब भू राजस्व कभी नहीं पूछा जाता, ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, पहले भी फिर भी पढ़ लो। 1885 ठीक है। ब्रिटिश काल का नवम, वो एक इसमें से जो है ना नौवां जो भूमि बंदोबस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमि बंदोबस्त है, ठीक है। अब ये जो कब हुआ था ये पूछा जाता है, तो 1863 से लेकर 73 तक का ये भूमि बंदोबस्त हुआ था। कौन सा हुआ था, 1863 से 1875 तक नौवां भूमि बंदोबस्त हुआ था। जिसने इसको किसने भूमि बंदोबस्त को, तो नौ, अगर नौवां खिलाड़ी लास्ट है आपका आउट, क्रिकेट समझ लो तो विकेट लिए थे, ठीक है। तो नौवें में क्या था, विकेट का समझ में आना चाहिए। तो नौवां था JE विकेट। कौन, JE विकेट, इसीलिए इसको विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है, याद रखना। अगर टोटल भूमि बंदोबस्त की बात करें तो 12 थे, ठीक है। उसमें सबसे पहले ई गार्डनर ने करा, गार्डनर ने 1815 में करा। उसके बाद ट्रेल, आप कैसे याद कर सकते हो, पेपर में क्या होता है ना, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। कन्फ्यूजन कैसे होगा कि यार 1815 में ट्रेल ने करा था या फिर ई गार्डनर ने, तो आपको वहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जी गार्डनर, समझ में आया। और गार्डनर मतलब क्या है, तीसरा तो गा हो गया, और वहाँ पे ट्रेल, ट्रेल माने टॉप, तो लास्ट में आया, तो समझ में 1815 जो था उसमें किसने करा था, गार्डनर ने करा। 1816 में ट्रेल ने करा, ठीक है। और इसमें जो भूमि बंदोबस्त था वो जो कौन सा नवा सबसे इम्पोर्टेंट था, किसने करा था, जो नवा भूमि बंदोबस्त था वो किसने करा था, कहोगे JE विकेट। विकेट इसलिए विकेट बंदोबस्त कहा जाता है। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछेगा कि विकेट बंदोबस्त किस भूमि बंदोबस्त को कहते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा नवा भूमि बंदोबस्त होता है विकेट बंदोबस्त कहलाता है, ठीक है। विकेट भूमि बंदोबस्त में ऐसा क्या था, क्वेश्चन ये है, विकेट भूमि बंदोबस्त में ऐसा कि था क्या, ये तो पता चले। तो याद है विकेट भूमि बंदोबस्त पहली वैज्ञानिक पद्धति से अपनाया गया था, ठीक है, कि पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से कोई बंदोबस्त हुआ था। तो याद रखना, पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से हुआ बंदोबस्त कौन सा था, तो आपको याद रखना विकेट भूमि बंदोबस्त था, ठीक है। इस बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। किस में, विकेट भूमि बंदोबस्त में, विकेट भूमि बंदोबस्त में इसको कितने 5 भागों में बांटा गया था। तलाव, उपराव, सबसे पहले तराव है, उपराव है, अव्वल, उपराव, दोयम और इजरान या कंटील। कुछ नहीं करना है, याद रखना। देखो, तलाव तल पे, उपरान ऊपर, फिर अव्वल, अच्छा दोनों में से अव्वल कौन है वो कन्फ्यूजन रहता है कि तलाव है या उपरान है या फिर अव्वल कौन है। उसके बाद आता है दोयम, तो उपरान ऊपर का दोयम, फिर उसके बाद इजरान और या फिर कंटील हो गया, ठीक है, टिल। ये क्या हुए थे, 9वें भूमि बंदोबस्त में हुआ था, इनके भागों में बांटा गया था, ठीक है। मैं बांटकर खातेदारों को उनकी भूमि का सटीक लेखा जोखा, वही, ठीक है। ब्रिटिश शासन का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त, अब ये पूछा जाता है 1928 में हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में कहाँ पर, गढ़वाल मंडल में। किसने करा था, इब टसन, जो टसन में रहता उसने करा था, याद। तो 11वां जो भूमि बंदोबस्त था कब हुआ था, 1928 में। किसने करा था, टसन वाले, तो ई टसन ने करा था, ठीक। किसने, इब टसन ने करा था। कौन सा, 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 में हुआ था, इब टसन ने करा। स्वतंत्रता के बाद 1960 और 64 में 12वां भूमि बंदोबस्त हुआ, याद रखना। 12वां कब हुआ, 1960 और 64 में 12वां भूमि बंदोबस्त हुआ, जिसमें मात्र भू अभिलेखों को जो क्या था, अद्यावधिक करने तक सीमित था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 से 1 से 18 1/8, ठीक है, 3 से इतना भूमि बंदोबस्तियों को राजस्व की देनदानी से मुक्त कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 से 1/8 एकड़ तक के जोतों को भू राजस्व की देनदानी से मुक्त। ये पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जोतों से भू राजस्व की देनदानी को समाप्त करा था, तो 3 से 1/8 को, जिस कारण इस क्षेत्र में 90% किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हुए थे। देखा,
जिसके कारण इस जो क्षेत्र है इसमें जो किसान थे वो 90% किसान थे जो भू वो देते थे, एक तरह से क्या कहते भू कर देते थे। उससे क्या हुआ था, लेन देन से वो अभी समाप्त हो गया था, मुक्त हो गए थे भू राजस्व देनदारी के। ठीक है, कितना था वो 3 से 18। कब का था, 1960 से 1964 में हुआ था, स्वतंत्रता के बाद 12वां भूमि बंदोबस्त। 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ था 1928 में। वो किसने करा था, जिसके अंदर टसन है तो इब टसन ने करा था। गढ़वाल में किया गया था अंतिम भूमि बंदोबस्त। ठीक है, क्या भू राजस्व से मुक्ति मिलने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण युवक खेतों की परती छोड़कर मैदानों की ओर पलायन करने लगे। वही होता है कि अब जब भू राजस्व की बात ही नहीं आई तो लोगों ने क्या करा, पलायन करना स्टार्ट कर दिया मैदानों की तरफ। ठीक है, बिल्कुल सर। उस टाइम पे ठीक है, जब गठन से पूर्व कितना था, 9 लाख समथिंग था, तो 9.26 था। फिर वो बाद में घट के 3.5 घट गया। अब कितना, 8 लाख समथिंग, 8.91%। अब 35,000 जोतों परिधि एक बंजर की तब्दीली है। 35,000 जो जोते परिधि में तब्दील हो गए। 35,000 मतलब एक तरह से खेत जो है वो क्या हो गए हैं, कह सकते हो वो क्या हो रखे हैं, पूरा बंजर हो गए। ये पूछा नहीं जाता, उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह पर्वतीय अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। यह पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेपरों में जो पूछा गया वो बताता हूँ तुम्हें, मेरे को। हाँ, तो वो ये क्या है, देखो, राज्य में कृषि भूमि नापने के लिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या, राज्य में कृषि भूमि को नापने के लिए नाली व मुट्ठी पैमाना प्रयुक्त होता है। ठीक है, राज्य में अगर कृषि भूमि को नापना है तो उसके लिए कौन सी प्रणाली लाभदायक होती है, नाली। अब एक नाली बराबर कितना होता है, 200 वर्ग मीटर। कितना, एक नाली बराबर होता है 200 वर्ग मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, जबकि 50 नाली हो जाएगा तो 1000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, जो एक हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर का मतलब ये चीज़ होती है। ठीक है, जिनको पता नहीं था उनके लिए बहुत बढ़िया आ गया है। उसके बाद है पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार। अब उसके बाद है, देखो, पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार। अब पर्वत में जो होती है भूमि वो देखते हैं। एक देखो, ये तो सीधी बात, तालाब होती है, एक तल पे होगी, एक ऊपर उपराम होगी और एक इज़रान भूमि होगी। 3 ही भूमियाँ होती हैं जो कहाँ होती है, तल पर होती है, ऊपर उसमें होती है, कहते हैं पर्वत पे। और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तालाब भूमि देखते हैं। ठीक है, यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है। देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, तालाब का मतलब होता है तल का मतलब सबसे निचली सतह पर होने वाली जो क्या होती है, भूमि, जहाँ सिंचाई की सर्वोच्चतम व्यवस्था होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा तालाब, उपराम और इज़रान, इन तीनों में से कौन सी भूमि पर सिंचाई की सर्वोच्चतम व्यवस्था है। तो ये याद रखना कौन सी भूमि पर है, तो याद रखना आपको कौन सी है, कहा तो तालाब भूमि पर। कौन सी, तालाब। क्यों, तल है, तल पे क्या होगा, नदी नाले सब वहीं मिल जाएंगे, पानी की अच्छी खासी वहाँ पे क्या होगी, बढ़ोतरी। तो इसी चक्कर में कह सकता है सिंचाई की सर्वोच्च व्यवस्था। यह भी उपरान भूमि से 3 गुनी अच्छी है। तलावी भूमि उपरान भूमि से कितना गुनी अच्छी है, क्वेश्चन पूछ गया, 3 गुना अच्छी है। फिर आता उपरान भूमि। उपरान भूमि का मतलब क्या होता है, पहली बार, यह असिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। समझ में आया क्या कहा। अब उपरान ऊपर, तो ऊपर क्या होगा भाई, सिंचित कौन सी होगी, तो तल में रहेगा ना, जो नीचे रहेगा जहाँ पानी मिलेगा वही चीज़। अब जहाँ पानी नहीं है, पानी ले जाना पड़े, तो वो क्या होगी, असिंचित। इसे 2 वर्गों में बांटा गया, एक होता है उपरान अव्वल, एक होता है उपरान दोयम। क्या, एक होता है उपरान अव्वल जो बढ़िया हो, एक होता है दोयम। अब क्या है, मैं बांटा गया, उपरान अव्वल उपरान दोयम से 1.5 गुना अच्छी होती थी। अव्वल का मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो, इज़रान भूमि। पहली बात तो उपरान अव्वल जो है, अव्वल का मतलब क्या होता है, जो ऊपर रहता है। 1.5 गुनी उपरान दोयम से 1.5 गुनी अच्छी भूमि, जबकि उपरान दोयम इज़रान भूमि से 2 गुनी उत्तम है। तो अच्छा, दोयम भी तो किसी से अच्छी होगी, तो वो किससे कहोगे, तो वह है इज़रान भूमि से 2 गुनी अच्छी है। अच्छा, दोयम अव्वल से 2 गुनी बेकार है, 1.5 गुनी, जबकि ये 2 गुनी बढ़िया है। कौन, उपरान, किससे, इज़रान से। इज़रान भूमि जो होती है वनों के किनारों पर होती है, या किनारों की अपरिपक्व पथरीली भूमि को इज़रान कहते हैं।
अब क्या लिखा है, पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के समीप की भूमि को, देखो गांव के समीप की भूमि जो होगी वो क्या कह जाती है, अब घर है ना हमारा, तो घर तो है घरिया। मध्य वाली भूमि, जो गांव के मध्य की भूमि को बीच लिया, मतलब बीच में होता है ना, तो उसको कहते हैं बीच लिया। ठीक है, बीच खुद ही बोला, एक घर है एक बीच, तो बीच लिया। और क्या है उसके बाद वनों से लगी भूमि क्या होती है, बुंडिया कहा जाता है। ठीक है, वनों से जो लगी भूमि होती है कौन सी होती है, बुंडिया भूमि होती है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखो खेती के प्रकार देख लो, तो समझ में आया ना कि पर्वतीय कृषि भूमि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होगी। पहला होता है तलाव, उपरान, फिर होता है इजरान। उपरान 2 भागों में, उपरान दोयम और उपरान अव्यय। सबसे ज़्यादा सिंचाई वाली कौन सी होती है, तो होती है तालाब भूमि। और यह भूमि उपरान से 3 गुनी अच्छी होती है। तलाई तो भैया उपरान से 3 गुनी अच्छी है भूमि। उपरान जो होती है, उपरान भूमि जो होती है, पहली बात तो असिंचित होती है, मतलब यहाँ पर सिंचाई जैसी होती नहीं। किसमें, उपरान में, क्योंकि यहाँ पर ऊपर पानी ले जाना होता है तो इसलिए नहीं हो पाती। इसको 2 भागों में, एक अव्वल और एक होता है दोयम, बाटों में। तो उपरान अव्वल जो होता है वो दोयम से 1.5 गुना अच्छी भूमि, जबकि जो दोयम जो होती है ना वो कितना 2 गुना अच्छी होती है इजरान से। तो इजरान भूमि वनों के किनारों पर की जाती है। ठीक है, वनों के बीच या किनारों पर की पथरीली भूमि को कहते हैं। जो घर के पास होती है, गांव के मिट्टी, घरिया, बिचिया और बुनिया क्या है, वो जंगल से लगी भूमि। खेतों के प्रकार, अब खेतों को कुछ प्रकारों में बांटा गया। समुच्चय खेती, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में क्या पूछा जाता है, इसे कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। बताओ कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया। क्या कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं, तो समुच्चय जो है भूमि को ही कंटूर फार्मिंग कहते हैं। समझ में आना चाहिए, कंटूर फार्मिंग, समुच्चय फार्मिंग। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई से अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर, जैसे ये ढाल है, यहाँ से ये ढाल है, यहाँ से ये, और ये जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है ये कहलाती है क्या, कंटूर। ठीक है, काल्पनिक रेखा होती है। कंटूर क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। जब पहाड़ी ढालों के विपरीत कंटूर रेखा पर खेती की जाती तो उसे कंटूर या समुच्चय, मतलब क्या होता है, पहाड़ी ढालों के विपरीत कंटूर रेखा पर खेती की जाती है, विपरीत कंटूर रेखा पर खेती की जाती है तो उसे कंटूर या समुच्चय खेती कहते हैं। इस विधि से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी सुरक्षित है। इस विधि से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी सुरक्षित रहता है, जबकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भूरक्षण कम होता है, भूक्षरण कम होता है। ठीक है, तो जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ भूक्षरण कम होता है। अब आता है, मतलब इसमें इम्पोर्टेंट है कि समुच्चय खेती का दूसरा नाम कंटूर फार्मिंग है, इतना याद रखना आपको। ठीक है, सीढ़ीदार खेती, जब भूमि अधिक ढालू होती है तब उस विधि से कृषि की जाती है। इसमें ढाल को सीढ़ियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और उन सीढ़ियों पर आड़ी जुताई कर कृषि। अब सीढ़ीदार खेती, पहाड़ जो होंगे पहाड़ों को काट कर उसको सीढ़ी के रूप में बनाया जाए। अब भूमि अधिक ढालो तो उसको क्या करेंगे, प्लेन कर देंगे, वही चीज़ क्या कहलाती है, याद रखना, सीढ़ीदार खेती कहलाती है। अब स्थानांतरण खेती, तो स्थानांतरण खेती जो होती है इसी को कहते हैं झूमिंग खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, झूमिंग। झूमने का मतलब होता है झूमना, एक जगह से उधर को आप टलते रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, राज्य की कुछ आदिम जाति इसकी खेती, इसमें सर्वप्रथम किसी स्थान का चुनाव करते हैं, वहाँ पे झाड़ियाँ साफ करते हैं, साफ करने के बाद उसमें क्या करते हैं, कुछ समय तक उसमें कृषि करते हैं और उसकी उर्वरता समाप्त हो जाने पर वो लोग फिर दूसरी तरफ को चले जाते हैं। तो दूसरी जगह की झाड़ियाँ साफ करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर उसकी खेती करेंगे, फिर जैसे ही वहाँ पर क्या होगा, उर्वरता खत्म, फिर दूसरी जगह। तो एक चीज़ बताओ, भारत में सबसे ज़्यादा झूमिंग खेती कहाँ होती है या स्थानांतरण खेती करने वाले कौन है, तो वो है नागालैंड। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, फलों उत्पादन। अब फलों के